तो ये है हमारे साथ शीतल, और जैसा कि अभी अभी 12th यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, तो शीतल बताइए कि शीतल आपका 12th यूपी बोर्ड का कैसा रिज़ल्ट रहा है? काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा आया है? हाँ जी। अच्छा, तो ये बताओ कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके किस सब्जेक्ट में आए हैं? मेरे केमिस्ट्री में 97 मार्क्स आए हैं। केमिस्ट्री में? वाह, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में। तो थोड़ा सा ये बताइए शीतल कि जो केमिस्ट्री में 97 मार्क्स आए हैं उसके लिए नो डाउट आपने बहुत अच्छी मेहनत की होगी। तो अपने जूनियर्स के लिए ये बताओ कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की और क्या स्ट्रेटजी आपने यूज़ की जिसकी वजह से आपने इतने मार्क्स अचीव किए हैं? सबसे पहले तो हमें जो पढ़ाया जाता है उसे आप साथ के साथ रिवाइज करते रहिए, बिल्कुल। और आपको पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपको इतने टाइम में सिलेबस कंप्लीट कर देना है। जी। उसके बाद देन साथ के साथ रिवाइज करिए। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो हमारे फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं उन्हें लर्न करो, एंड उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करिए। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इतना परफेक्ट करोगे आप। और इनऑर्गेनिक में काफ़ी पोर्शन होता है वो समझना होता है, और काफ़ी होता है वो हमें लर्न करना होता है। उसे बहुत अच्छे से वो तो टीचर की गाइड से करना होता है, जैसे आपने हमें गाइड किया था उस तरीके से हमने वो साथ के साथ करते रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं बहुत दिक्कत होती है, नहीं लर्न कर पाते उन्हें। उसमें हमने पहले तो रिएक्शंस लर्न करी हैं, फिर बार बार लिख लेके उन्हें प्रैक्टिस किया है, इस तरीके से वो लर्न कर ली। एंड मेन चीज़ उसमें रिएजेंट लर्न करे थे कि कौन सा रिएजेंट किस तरीके से उसमें वर्क कर रहा है, देन हो गया। तो मेन चीज़ यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं उन्हें बार बार आप रिपीट करते रहोगे। एक बार में कोई रिएक्शन याद नहीं होती है, जितनी बार आप लिख लिख के याद करोगे तो वो चीज़ें याद रहती हैं लंबे टाइम तक। ओके, वैसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तीनों केमिस्ट्री में से कौन सी सबसे आसान लगती है और कौन सी टफ लगती है? मुझे सबसे आसान फिजिकल लगती है, बिकॉज उसमें Physical। सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं, नॉर्मली हो जाते हैं, कोई फालतू का झंझट है ही नहीं। ओके ओके, ठीक है। और टफ कौन सी लगती है? हाँ, ऑब्वियसली सी बात है, ऑर्गेनिक लगती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, कुछ बच्चों उसमें को समझने में बहुत हाँ, दिक्कत हाँ, आ जाती है। कुछ को इनऑर्गेनिक भी लगती है, कुछ को ऑर्गेनिक लगती है, ठीक है। लेकिन दोनों केमिस्ट्री के लिए बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती है तो वो चीज़ें फिर आसान भी हो सकती है। ओके, अच्छा ये बताओ, जैसे आपने कोई क्लास की, क्लास करने के बाद में आप रिवीजन कब करते थे? क्लास के जस्ट बाद ही करते थे घर पे जाके, या फिर एक हफ्ते बाद करते थे, वीकली करते थे, मंथली करते थे? रिवीजन का क्या आपका सीन था? अगर हम कोचिंग के जस्ट बाद जाते हैं तो सब थक जाते हैं, इतना दिमाग हमारा काम करता नहीं है। Okay। बस जाके थोड़ा बहुत उसे देख लिया क्या करना है, और जैसे हॉलीडे होता है, संडे होता है, वीकली हमें टाइम मिलता है, तो उसमें जितना भी जो चैप्टर कराया है, जो भी कराया, उसे पूरी तरीके से लर्न करा, उसे रिवाइज करा, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, वरना Okay। बाद में भूल जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रिवीजन आपको करना चाहिए, डेली डेली रिवीजन करते रहना चाहिए, बिल्कुल। और अब ये बताओ, जैसे आप घर पे पढ़ते हो तो घर पे पढ़ने के लिए कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि भैया किस तरीके से पढ़ना है, हमें अलग सेपरेट रूम की ज़रूरत होनी चाहिए या टेबल वगैरह का यूज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे घर वो आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आपको चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहिए। चेयर टेबल बिल्कुल, वो बिल्कुल। मस्ट है, हाँ। बिकॉज अगर हम नीचे बैठते हैं या बेड पे बैठते हैं तो हमें नींद आती है, तो उससे बचने के लिए हमें चेयर पे बैठना जी। चाहिए। एंड अगर बात सेपरेट रूम की है तो अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज ऐसा होता है आप एक साथ पढ़े जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत आ जाती है उससे। हाँ, हाँ, तो हाँ। थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए बाहर घूमना होता है, या फिर अपने घर वालों से डायरेक्ट मना कर दो कि मुझे पढ़ना है, डिस्टर्ब ना करें, दैट्स सिंपल। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि पढ़ने के लिए स्टडी टेबल बहुत ज़रूरी है, चेयर होना चाहिए, स्टडी टेबल होना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है कि बहुत से बच्चे हैं ना, बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं ना, उल्टे सीधे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि ईयरफोन वगैरह गाने चल रहे हैं आप, और पढ़ने का वो नाटक कर रहे हैं। भले ही वो लग रहा होने कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उतनी एफिशिएंसी उनके अंदर नहीं आ पाती होगी जितनी आनी चाहिए। ये तो सिर्फ टाइम वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट हो जाता है, सही बात है। इससे अच्छा आप ना पढ़ें, कुछ और एक्टिविटी कर लें तो ज़्यादा बेटर रहना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट है कि आपने टाइम टेबल बनाया था, एक टाइम टेबल जैसे बच्चे बनाते हैं कि मुझे 8 से 9 बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कि 9 से 10 बजे मुझे ये पढ़ना है, कि इतने बजे ही मुझे जग जाना है, कि ये सारा जो टाइम टेबल जो होता है, क्योंकि जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो जनरली उन बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं जो बच्चे तैयारी करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पूछ रहा हूँ और उन्हीं बच्चों के डाउट्स हैं।
तो ये बताओ टाइम टेबल के बारे में थोड़ा सा मुझे आप बताइए। ज़्यादातर सभी लोग टाइम टेबल बनाते हैं बट कोई फॉलो नहीं कर पाता है। हाँ। मैं तो यही कहूँगी, हाँ बट आप जगने का ज़रूर बनाइए। अगर एक बार जगने का मतलब रूटीन बिगड़ गया तो दिक्कत हो जाती है। हाँ। आप डे के हिसाब से करिए कि आपको इतने चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है। और मैं तो यही कहूँगी, अगर आप उसे मतलब दिन दिन में कंप्लीट कर लो तो ज़्यादा बेटर है। कि अगर हम सोचेंगे कि नहीं यार तब से स्टार्ट करेंगे तो फिर दिन निकल जाता है, आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, इसलिए स्टार्टिंग से सबसे पहले ये देखो कि ये जो आपने टारगेट बनाया है आप पहले उसे फिक्स करो, उसे कंप्लीट करो, देन उसके बाद कोई बाकी का काम है। मेन चीज़ यही है कि भले ही टाइम टेबल ना भी बनाओ, लेकिन आप जितना भी टाइम बच रहा है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो, अपना बेस्ट देने की हमें कोशिश करनी चाहिए, इतना ही सफिशिएंट होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम अगर आपने दिए हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हाँ। तो उनमें से सबसे टफ सब्जेक्ट तुम्हें कौन सा लगा और सबसे आसान कौन सा लगा? सबसे टफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबसे टफ लगा है और उसी में आपके जो है अच्छे नंबर आए हैं। अरे इतने वो अच्छे। ऐसा होता है ना, जो सब्जेक्ट टफ होता है हाँ। हर कोई पहले सबसे पहले उसी को करता है अच्छा, एंड बाकी अच्छा। को कि हाँ यार हो जाएगा उसे छोड़ देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले टफ वाले को ही करते हैं, सो वही मेरे साथ हुआ है। तो केमिस्ट्री से डर के आपने केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, टाइम ज़्यादा मिल गया केमिस्ट्री को, इसीलिए अच्छा स्कोर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, अगर किसी का हार्ड सब्जेक्ट है तो आप उसके चक्कर में बाकी को मत छोड़ना। आपको हाँ। सभी सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, उन्हें पूरा सफिशिएंट टाइम दीजिए क्योंकि वो भी ज़रूरी है। और मेन चीज़ उन्हें रिवाइज कर लेना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को अच्छा बना रहे हो, इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी होती है। आपने क्लास कर ली, कंसंट्रेशन के साथ तो क्लास की ही होगी, बहुत ज़रूरी है वो सारी चीज़ें। और उसके बाद में मेन चीज़ आती है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उस सब्जेक्ट के अंदर उतना ही आपका कॉन्फिडेंस आता है। तो प्रैक्टिस कैसे की थी आपने, कहाँ से की थी, किस तरीके से आपने प्रैक्टिस के लिए क्या क्या यूज़ किया, वो थोड़ा सा आप जिस बताइए। तरीके से पहले तो हमने क्लास लेते हैं, ओके। क्लास लेने के बाद जो भी पढ़ाया जाता है नोट्स आपको साथ ही साथ बना लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नोट्स बनाए, जैसी क्लास हमारी खत्म होती है नोट्स सबसे पहले रिवाइज कर लिए, बिल्कुल। देन उसके बाद आप खाना वगैरह खाओ, जो भी ब्रेक लेना चाहो ले सकते हो। फिर जैसे कुछ टाइम बाद आप कम से कम 1-2 घंटे बाद आराम से देखो, पहले उन्हें पढ़ो, लर्न करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चंस को लगाओ। पहले तो 2-3 बार होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम आंसर देते हैं, इस तरीके से आप करते रहिए, सब कुछ बेटर हो जाएगा। ओके ओके। अच्छा, सीट्स डीपीपी के अलावा आपने कोई रेफरेंस बुक यूज़ की हाँ। हो बोर्ड एग्जाम के लिए? वो मैंने एक्टिव की करी थी, चित्रा। Okay, वो active उसमें की। ऐसा होता है, उसमें पीवाईक्यू भी अलग होते हैं, सारे सब कुछ हाँ, होता है, तो उससे उसमें बस क्वेश्चंस ये लगाने होते हैं हिंदी बस। मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बुक है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसमें पीवाईक्यूज़ वगैरह भी होते हैं और ठीक है, मतलब बोर्ड लेवल के हिसाब से वो बुक बेस्ट है। बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा जैसे पीवाईक्यूज़ किए थे आपने? हाँ, वो तो मस्ट है, उसके बिना तो कुछ है भी नहीं। अच्छा अच्छा। पीवाईक्यूज तो एकदम उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप जो भी पढ़ते हो पीवाईक्यू से हम अगर कर लेते हैं सॉल्व, तो उस समय ये पता चल जाता है कि हमारे किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी है। पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ भी हमने कराई थी, है ना, ऑनलाइन सीरीज़ भी आई थी पीवाईक्यूज़ की। वो इसीलिए थी क्योंकि पीवाईक्यूज़ से बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि अगर आप पीवाईक्यूज़ लगा रहे हो तो एक पैटर्न पता चलेगा। और ये एक्चुअल में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है, पीवाईक्यूज़ आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये तो ज़रूरी है कि पीवाईक्यूज़ उसके जो भी आए हुए हैं क्वेश्चंस वो लगाने ही लगाने हैं। ये कंपलसरी चीज़ हो जाती है, समझ लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, सही पीवाईक्यूज़ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो सारे चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल। अगला है कि 11th-12th में जब बच्चे आते हैं तो एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन सी होती है कि डिस्ट्रक्शन बहुत होते हैं बच्चों के, अलग अलग तरीके के डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो उस पर आप थोड़ा सा बताइए कि डिस्ट्रक्शन आपको हुए थे, नहीं हुए थे, या आप उनसे डिस्ट्रक्शन से कैसे बचे थे, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया। ये डिस्ट्रैक्शंस तो हर किसी को होते हैं और आप चाह कर भी इसे नहीं बच सकते। बिल्कुल। उसमें बस आपको एक ही, मैं तो बस ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको ना पहले आप टारगेट बना लो कि आपको 1 महीने में ना इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये सब लर्न करना ही है। इसके अलावा जो भी है कि यार फ्रेंड्स आ रहे हैं उनके साथ जाना, ये आना, ये सब मैटर नहीं करता है। अगर आपने सोच लिया कि हाँ यार इतने टाइम तक हमें ये कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है, दैट्स इनफ। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से आप उन्हें चाह कर भी नहीं रोकोगे। कभी रिश्तेदार आ रहे हैं, कभी दोस्त कह रहे हैं कि यार हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हाँ। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। और जब हम 12th में आते हैं तब तो कि यार हमारा कॉलेज छूट रहा है, स्कूल छूट रहा है, वो तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो उसमें मैं तो कहूँगी कि आप टारगेट बनाइए, इतने महीने तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो करना है। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे 11th-12th में बच्चों के ग्रुप बन जाते हैं,
फ्रेंड सर्कल बन जाता है, तो वो सही रहता है या गलत रहता है, उसका क्या? काफ़ी टाइम वो सही भी रहता है और काफ़ी टाइम वो गलत भी होता है। सही हाँ। इसलिए रहता है क्योंकि जो भी हम काफ़ी टाइम पढ़ते हैं तो हमें प्रेशर होता है, बिल्कुल। उसके लिए हमें फ्रेंड्स की बहुत नीड होती है। वो वहाँ पे मतलब हम बात करते हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। अगर और काफ़ी बार डिसएडवांटेज ये हो जाते हैं, फ्रेंड्स कह रहे हैं कि यार आज पार्टी करने चल रहे हैं, हाँ। या फिर उसके बाद हम नहीं मिलने वाले हैं तो मिल लेते हैं, ये कर लेते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता हाँ। है। एग्जाम के टाइम पे आप किसी से मत मिलिए, यही अच्छा रहेगा। अगर हाँ थोड़ा आपको माइंड फ्रेश करना है तो आप फ़ोन पे बात कर लीजिए, घर वालों से बात कर लो, बट कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। एग्जाम टाइम पे पढ़ाई पे फोकस करो बस। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। जैसे फ्रेंड सर्कल जब बन जाता है तो कई बारी आप उसके फ़ायदा भी उठा सकते हो, जैसे क्लास मिस हो जाती है तो अपने फ्रेंड से पूछ लिया। मतलब मेरे हिसाब से फ्रेंड सर्कल ठीक है, लेकिन वो एक लिमिट में होना चाहिए। अगर आप एक लिमिट के अंदर हो, लिमिट जोन में हो, तो उसके ठीक है, मतलब उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। लेकिन कई बारी फ्रेंड सर्कल का गलत फ़ायदा भी हो जाता है कि किसी एक को काम पड़ रहा है कि मुझे मार्केट में ये काम है, उसके बहाने आप भी उसके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, या ग्रुप बन जाते हैं, आज उसकी बर्थडे पार्टी हो रही है, उसके बर्थडे पार्टी हो रही है ना, तो ये सारी चीज़ें फिर डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं। यानी एक लिमिट के अंदर अगर आपका फ्रेंड जोन है तो उसके आप फ़ायदा उठा सकते हो। उससे बाहर अगर आप जा रहे हो, लिमिट से बाहर अगर आप जा रहे हो, तो फिर सीधी सी बात है कि आप जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। जितनी जल्दी हो सके उस फ्रेंड सर्कल को छोड़ ही देना बेटर होता है। और ख़ास करके एग्ज़ाम टाइम जब होता है, एग्ज़ाम से पहले का जो टाइम होता है, उस टाइम से पहले तो हमें फ्रेंड सर्कल से जितनी दूरियां होनी चाहिए वो बना लेनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जिन्हें लगता है कि केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें होती हैं, या कभी कभी माइंड फ्रेश के लिए कभी कभी कॉल हो गई, एक आधी बारी 5-10 मिनट के लिए बातें हो गई, तो वो ठीक है, एनफ है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है एग्ज़ाम टाइम पे, देन वो फिर गलत हो जाएगा, है ना। ओके, अच्छा, डिस्ट्रक्शन में एक पॉइंट ये भी आता है कि इस टाइम पे आजकल बच्चों के अंदर मोबाइल फ़ोन का बहुत कीड़ा चढ़ा हुआ है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उन्होंने इंस्टा, टेलीग्राम वगैरह ये ओपन कर लिया, इंस्टा वगैरह पे, एफबी वगैरह पे रील्स जो है स्वाइप होते जा रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपके साथ में हुई थी, नहीं हुई थी, किस तरीके ये से छुटकारा बहुत हुई पाया? थी। मैंने एग्जाम टाइम पे इंस्टा को इंस्टॉल ही कर दिया था। हाँ। उसका रीज़न ये है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार इंस्टा रहने देते हैं, पढ़ते हैं, 5 मिनट हम रील्स देख लेंगे या स्टोरी देख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, उससे क्या होता है, अगर किसी की लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कोई कोई घूमने जा रहा है, बिल्कुल। तो हम जब पढ़ने बैठते हैं ना, हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि यार वो तो वहाँ घूमने गया है, ये कर रहा है, तो इससे अच्छा छोड़ो, ये सब ये कोई सही। मैटर नहीं करता है। आप इंस्टॉल कर दो, कब बिल्कुल। एग्जाम टाइम पे जो भी हो रहा है देख लिया जाएगा, एग्जाम टाइम के बाद देख लेना, बट एग्जाम टाइम पे नो डिस्ट्रक्शंस, सभी को डिलीट करो। अगर हाँ आपको फ़ोन का इतना ही एडिक्शन है, तो हाँ। आप इतना एडिक्शन होता है ना, तो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उसमें भी मज़ा आता है। हाँ। आप ऑनलाइन क्लासेस लो, मजे आपका फ़ायदा भी रहेगा और अच्छे से भी रहोगे। बिल्कुल सही बात है। तो मोबाइल फ़ोन से आप दूरियां बना लो एग्ज़ाम टाइम से पहले, तो ज़्यादा बेटर ही रहता है। बिल्कुल सही कहा है आपने। अच्छा, और आप ये बताइए कि जूनियर्स के लिए, अपने जूनियर्स हैं उनके लिए कोई गाइडेंस दीजिए कि क्या क्या चीज़ों से उन्हें दूर रहना चाहिए, क्या ज़रूरी है जो उन्हें उस टाइम पे समझ में नहीं आती हैं, लेकिन बाद में समझ में आती हैं, तो फिर पछताना पड़ता है कि काश हम वो चीज़ें ना करते तो ज़्यादा बेटर होता, काश हम ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके लिए आप कुछ पॉइंट्स बताओ अपने जूनियर्स के लिए, किस तरीके से करना चाहिए? सबसे पहली बात तो, अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हो, जैसे हमने डायमंड कोचिंग से करा है, तो हमें ना ये चीज़ रहना चाहिए कि हाँ यार हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो 100% हमें करेंगे, हमें पूरा उन्हीं को फॉलो करना है, देन हम सब कुछ कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि नहीं हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे किसी दोस्त ने कह दिया नहीं यार वहाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से हम डाइवर्ट हो जाते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। पूरी तरीके से हमें अपने टीचर को फॉलो करना होता है। बिल्कुल। एंड जब वो हमें क्लासेस वगैरह कराते हैं, आप साथ ही साथ करिए। एंड ये होता है ना कि हम यार पढ़ रहे हैं, अरे छोड़ बाद में कर लेंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो पॉइंट आपने बताया ना, ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। ये आप सभी भाई ध्यान से समझ लेना कि आपने अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है, कोई भी कोचिंग हो, अगर आपको बेस्ट लग रही है स्टार्टिंग में कि हाँ अच्छा पढ़ा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा है वहाँ से सब कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर आप ब्लाइंडली उन्हीं पे भरोसा रखो। वो अच्छा ही करा के देंगे, उन्हीं का पढ़ो, उनसे अच्छा जितनी आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो, घर पे जाके खुद पे फोकस करो, खुद की पढ़ाई पे ध्यान दो। इससे बेटर है कि जो कई बार ऐसा होता है, ये जनरली बच्चों के साथ में मैं देखता रहता हूँ कि कोई एक कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा है, कोई दूसरी में पढ़ रहा है, तो दूसरा वाला अगर ये बोल देता है ना कि हमारे वाले इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि ये बेस्ट है कि वो बेस्ट है, फिर उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। भले ही वो ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा रहे हों,
लेकिन डाइवर्ट जरूर होगा उसका, या फिर ये पहला वाला बच्चा उसे बोल रहा है कि मेरी कोचिंग में ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो डाइवर्ट होता है। इसीलिए पहले अगर आप किसी कोचिंग को चुन रहे हो तो, या किसी भी टीचर से अगर आप क्लासेस ले रहे हो, तो पहले अच्छे से देखिए, आप डेमो क्लासेस वगैरह आप उनके देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ब्लाइंडली उन्हीं पे पूरी साल अच्छे से फोकस करके आपको मेहनत करते रहना है। इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जनरली ये होता है बच्चों के साथ में, आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ यही होती है कि अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हो तो कंटिन्यूसली मेहनत होना चाहिए। बीच में अगर ब्रेक लगा दिया, आप इधर उधर घूमने लग रहे हो, फ्रेंड्स की सुनने लग रहे हो, तो सीधी सी बात है, जब डिसकंटिन्यूस बीच में आ जाता है तो उतने अच्छे से आप फोकस नहीं कर पाओगे, उतने अच्छे से आप मेहनत नहीं कर पाओगे। ये भी एक ज़रूरी चीज़ होती है। एक पॉइंट और है कि जैसे बच्चे स्टार्टिंग में, जैसे 12th क्लास में आए, तो स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा सा जोश रहता है, या किसी कोचिंग को जब ज्वाइन करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में बहुत जोश में आते हैं वो बच्चे कि अब तो 12th क्लास में आग लगा देंगे और पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप कर देना है, कि यूपी टॉप कर देना है ना। लेकिन धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि वो जो जोश होता है बच्चों का, वो धीरे धीरे कम सा होता जाता है। ये तुम्हारे साथ भी हुआ था ऐसा, या फिर नहीं हुआ था? ये तो क्या था? फैक्ट है। जिस टाइम पे हम जैसे 12th में आते हैं या 10th में आते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार हमें टॉप करना ही है इस बार। हाँ, स्टार्टिंग में हाँ सब कुछ कर रहा है, सब कुछ ठीक है, हाँ। लेकिन हम धीरे धीरे जाते हैं, क्या है यार बाद में कर लेंगे, कौन पढ़ रहा है ये सब। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप कितना भी कुछ भी कर रहे हो, साथ ही साथ ना लेक्चर आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। क्लासेस जाइए और नोट्स साथ ही साथ बनाइए। चाहे एक बार को आप थोड़े परेशान हो रहे हो या मन नहीं कर रहा, तो भी ये काम बिल्कुल। करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, लास्ट टाइम पे जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, बहुत हेल्प मिलती है उससे। और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, और मोस्टली हमारे सर कराई देते हैं, और फिर रिवाइज स्टार्ट करिए। और जब हम रिवीजन करते हैं ना, हमें लगता है कि यार हमारे नोट्स होने चाहिए। हाँ। तो आप कितनी भी मस्ती करो, बट नोट्स बनाना मत भूलना। बिल्कुल। और नोट्स बनाने के बाद जब हम लास्ट टाइम में पढ़ते हैं, कम से कम एग्जाम से 1 महीने पहले तो आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, क्योंकि 1 महीने के जो लास्ट टाइम होता है ना एग्जाम से 1 महीने वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको ना तो कोई फ्रेंड चाहिए, ना कुछ भी चाहिए, और ना ही किसी की बकवास सुननी है। कोई बकवास मत सुनो, कोई जितना भी डाइवर्ट करो सबको छोड़ो, बस अपना पढ़ाई पे दो। और उस टाइम PYQs जितना आप करोगे इतना ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात बताई है भाई इन्होंने, एक एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला है ना। तो अब आपको यही समझना है ना, कि ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं इन पे फोकस रखो, इन्हें सोच के रखो, और 12th क्लास में अगर आप आ गए हो तो अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। लगातार कंटिन्यूसली मेहनत आपकी होनी चाहिए। मेनली मैं यही कहूँगा कि डिसकंटिन्यूटी जब आ जाती है ना बीच में, तो वो फिर दिक्कत करती है। कि जो जोश होता है, अगर ये लगातार आपके अंदर जोश बना हुआ हो जाए, तो आप जो है कुछ भी कर सकते हो, ये ध्यान से समझ लेना। कई बार बच्चों के माइंड में एक पॉइंट और आ जाता है कि मेरे से नहीं होगा टाइप का, या फिर उनके दोस्त उन्हें लगता है कि वो होशियार है तो शायद उसी के अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन ऐसा कई बार नहीं भी होता है। अगर आप वीक भी हो लेकिन आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हो, तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जिसे आप बहुत अच्छा समझते थे पढ़ने में, उससे भी ज़्यादा आपके मार्क्स आ जाए, उससे भी ज़्यादा आप जो है लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाओ, बहुत कामयाब व्यक्ति बन जाओ। लेकिन उसके लिए मस्ट क्या है कि आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और आप एक बार और बताइए, मेरे माइंड में आ रहा है एक पॉइंट कि आगे का ड्रीम क्या है आपका, ये बात और बता मुझे दीजिए। जेई क्लियर करना है, इंजीनियर बनना है। जी। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इंजीनियर बन रहे हो, जॉब कर रहे हो, ये सब नहीं, कुछ अच्छा करना है जिससे कि हाँ हमारे आगे इंडिया की GDP वगैरह होती है वो बढ़ सके, या हाँ। इंडिया को बेनिफिट मिल सके। ओके ओके, बहुत बढ़िया सोच है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेई जर्नी, Thank ठीक you. है। ठीक है, चलो तो फिर कोई नहीं, ठीक है। और जो भी बच्चे आ रहे हैं, मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी। आप आइए, मेहनत करिए, सब अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके।